अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो आज मैं इस नावल की 8वीं किस्त लेकर आई हूँ। पार्ट 8 है। नावल का नाम है तेरे इश्क का आंचल। उसकी राइटर हमें आसमा सईद। तो चलो इसके आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है, ज़मार साहब क्या करते हैं आगे। नहीं नहीं, मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, ये मैंने क्या सुन लिया, शायद गलत नंबर होगा, अजलान ने मुझसे मजाक किया होगा शायद। तंजा अपने धड़कते दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो इसे आने वाले बुरे वक्त के लिए अलर्ट कर रहा था। कॉल बंद होते ही ज़मार ने फ़ौरन कॉल दोबारा मिला दी। बेड पर पड़े फ़ोन पर वही नंबर दोबारा से जगमगा रहा था। अंजा ने अपने खुश्क होठों पर ज़बान फेरी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और हसीब कमरे में आया। अंजा, मैं तुमसे पूछने आया था कि हसीब की बात आधी मुंह में रह गई थी जब इसने अंजा का बेरंग चेहरा देखा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हसीब ने आगे बढ़कर बेड के पास आते हुए कहा। इतने में जमार की कॉल बंद हो गई थी। कुछ नहीं भाई, वो बस अब तो 2 दिन रह गए हैं ना, आप सबसे अलग हो जाऊंगी तो इसलिए थोड़ा। अंजा ने बामुश्किल अपनी बात को करते हुए और अपनी हालत को कंट्रोल किया था। अरे पगली, हम कौन सा तुमसे नाता तोड़ रहे हैं, ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहो जितने दिन चाहो यहाँ आ सकती हो। बहन बेटियों की शादी करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि इनको इनके माँ बाप के घर से ही पराया कर दी जाए। भाइयों के लिए तो बहनें अल्लाह की रहमत होती हैं, और तुम तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। और अब ऐसा मत सोचना कि तुम हमसे अलग हो जाओगी, और कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है या तुम्हें वहाँ कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ओके चलो अब मुस्कुरा दो। हसीब की प्यार भरी बातें सुनकर अंजा को कुछ हौसला मिला था। आज इस अपने भाई में अपने बाबा जान नजर आ रहे थे। अंजा मुस्कुराते हुए हसीब से गले लग गई थी। वो चाहते हुए भी हसीब को जमार के बारे में नहीं बता सकी थी। इतने में अंजा के मोबाइल फ़ोन पर फिर से जमार की कॉल आना शुरू हो गई थी। कॉल की रिंग सुनते ही अंजा यकदम घबरा गई। किसकी कॉल है? हसीब ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। पता नहीं भाई, शायद कोई अनजान नंबर है। अंजा ने कॉल काटना चाही, लेकिन हसीब ने अंजा के हाथ से मोबाइल लेते हुए कॉल अटेंड कर ली थी। अंजा को नवंबर की हल्की सर्दी में भी माथे पर पसीना आ रहा था। हेलो, कौन? हसीब की आवाज़ सुनते ही जमार ने कान से मोबाइल हटाते हुए दोबारा नंबर को देखा। कोई? कौन बात कर रहे हो? कॉल की है तो बताओ किससे बात करनी है, हसीब ने कहा। सॉरी, गलत नंबर मिल गया था शायद। जमार ने हसीब के यूं बोलने पर कॉल काट दी थी और साथ गहरा सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करते महरिश के घर से रवाना हो गया था। बस इतनी सी बात थी, कॉल आते ही तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी। ऐसी बातों से घबराते नहीं हैं, तुम्हें अब मजबूत बनना है। हसीब ने इसी बात के दौरान जमार का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालते हुए अंजा को फ़ोन वापस किया और साथ ही इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कमरे से बाहर आ गया था। अंजा जो अपना सांस लेना भूल गई थी, उसने हवा में गहरा सांस खारिज करते हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया था। ये महरिश कौन है जो मैं सोच रही हूँ? काश वो गलत हो और मैं गलत साबित हो जाऊँ। अंजा ने मोबाइल की तरफ देखते हुए सोचा। जमार का कल निकाह था और घर में सिर्फ शहरियार को परेशानी थी। मुर्तज़ा बेग बड़े इत्मीनान के साथ सारी तैयारियां कर रहा था। शहरियार बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था। आज बेग मेंशन में एक धमाका होने वाला था, जिसके लिए शहरियार बेचैनी से ज़्यादा डरा हुआ था। जमार 5 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था। इसने जैसे खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सुबह को वो महरिश के घर जाता, लेकिन मायूस होकर वापस आ जाता, और शाम को इसके घर दोबारा जाता और रात तक इसका इंतज़ार करता, और फिर से मायूस होकर घर वापस आ जाता। महरिश को मुसलसल कॉल करने की वजह से जमार का नंबर अक्सर बिजी मिलता था, इसलिए मुर्तज़ा बेग ने जमार के ऑफिस के मामलात फहद पर छोड़े हुए थे, और जमार की इस हालत की वजह शहरियार भी जानता था और मुर्तज़ा बेग भी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब मुर्तज़ा बेग ने नवाज़ को भेजा कि वो जमार को कहे कि मुझसे आकर मेरे कमरे में मिले। नवाज़ ने जमार को जाकर मुर्तज़ा बेग का पैगाम दिया। कुछ ही देर में जमार मुर्तज़ा बेग के कमरे में रखी कुर्सी पर बैठा था। 5 दिनों से इसने अपने हुलिये पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दाढ़ी मजीद बढ़ चुकी थी। चेहरे पर अब रौनक की जगह मायूसी और गम ने ले ली थी। जी डैड, आपने मुझे बुलाया था? अपने उलझे बालों में हाथ फेरते हुए जमार ने कहा। हाँ, मैंने बुलाया था। मैं तुमसे ज़्यादा तहमीद नहीं बांधूंगा। मैंने सोचा था कि तुम अपनी असल रूटीन में आ जाओगे तो बात करना आसान हो जाएगी, लेकिन लगता है कि तुम्हें कोई शदीद सदमा लगा है जो तुम इस हालत से बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हारी इसी हालत में बताना पड़ रहा है कि कल तुम्हारा निकाह है। जमार जो टांग पर टांग रखे इजी होकर मुर्तज़ा बेग की बात सुन रहा था, यकदम चूक गया था। वट?
क्या मतलब? आपके कहने का कौन सा निकाह? किससे निकाह? ज़मार कहते हुए फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठ गया। वही निकाह जिसकी मैंने तुमसे बात की थी, शायद तुम भूल गए हो। मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर ज़मार की रगें फूल गई थीं। इसकी इसी ज़िद की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। आपकी इसी ज़िद की वजह से मैं आज इस हालत में हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा कल निकाह है और मैं आसानी से आपकी बात मान लूँगा? नहीं डैड, कभी भी नहीं। आपने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से। और आप मेरी ज़िद देखेंगे, जिस तरह मैं इस गिल्ट के साथ रह रहा हूँ कि मैंने एक लड़की का मान तोड़ा है, आप भी इसी गिल्ट को महसूस करेंगे जब मैं इस लड़की से निकाह नहीं करूँगा जिसको आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ लाना चाहते हैं। जब आप भी इन लोगों के सामने शर्मिंदा होंगे तो तब आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। ज़मार गुस्से में लफ्ज़ को चबा चबा कर बोल रहा था। कमरे के बाहर शहरयार खड़ा सब सुन रहा था। ज़मार ये कहते हुए जैसे बाहर जाने के लिए मुड़ा था, ज़मार बेग ने अपने मोबाइल से शहनाज बेगम की आवाज़ की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही ज़मार के कदम वहीं रुक गए थे। इसी रिकॉर्डिंग में शहनाज बेगम वाज़ह तौर पर बुरहान अब्बासी को कह रही थी कि वो इसकी बेटी को अपनी बेटी समझ कर रखेगी और ज़मार को भी इस शादी से कोई इतराज़ नहीं होगा। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, फिर हम अपनी बेटी को आपसे ले जाएंगे। ज़मार अपनी माँ की बात सुनकर आंखों में नमी लिए इसने मुड़कर मुर्तज़ा बेग की तरफ देखा जिसने अब रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो इनकार कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना, जो तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकी, जो तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकी, इसने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम किस हालात में हो, वो लड़की तुम्हारा साथ सारी उम्र कैसे दे सकेगी, जिसको अभी भी कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। तुम क्या समझते हो मुझे मालूम नहीं है कि तुम यूँ मजनू बनकर महरिज के घर के चक्कर लगा रहे हो और मैं अपने बेटे की इस हालत से बेखबर हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। मुर्तज़ा बेग बड़ी सफाई से सब कुछ छुपा गया था। खैर, जहाँ तुम्हारी कल शादी हो रही है वो तुम्हारी माँ की पसंद है और ख्वाहिश भी, तो फैसला कर लो, तुम्हें कौन ज़्यादा अजीज़ है, माँ या वो जो तुम्हें छोड़कर चली गई है। मुर्तज़ा बेग की बात ने ज़मार के ज़ख्मों पर नमक का काम किया था। ज़मार गुस्से में कमरे से निकला। भाई रुके। शहरियार ज़मार के पीछे भागा। ज़मार ने अपने कमरे में जाते ही कमरे का दरवाज़ा नॉक कर दिया था। भाई दरवाज़ा खोलें। शहरियार बाहर खड़े दरवाज़ा नॉक कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माँ ने मुझे बताया नहीं और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया। नहीं, ज़मान ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तमाम चीज़ों को ज़मीन बोस कर दिया था। बेड के साथ रखे टेबल लैंप को उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। ज़मान अपने गुस्से और बेबसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक महरिश की जुदाई का गम, ऊपर से शहनाज बेगम की ख्वाहिश ज़मार को पागल कर रही थी। इससे पहले वो कोई बड़ा कदम उठाता, शहरिया ने नवाज की मदद से कमरे का लॉक तोड़ दिया था। भाई खुद को संभाले, शहरिया ने अंदर आते ज़मार को पकड़ते हुए कहा, जो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर अपना गुस्सा निकालते उसे तोड़ चुका था, जिससे ज़मार का दायां हाथ खून से भर गया था। शहरियार, छोड़ दो मुझे और चले जाओ यहाँ से। ज़मार गुस्से से दहाड़ा था। भाई रुक जाएं, क्यों खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि माँ ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा? अगर वो यही फ़ैसला मेरे लिए करती तो मैं इनकी खुशी के लिए इनका ये फ़ैसला हंसकर कबूल कर लेता, क्योंकि माँ कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती। शहरिया के कहे अल्फाज अजमार के कानों में पड़ते इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर ठंडा पानी डाल दिया हो। जमार ने आंखों में नमी लिए शहरिया की तरफ देखा। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता शहरियार, वो मेरी सांसों की तरह है, वो हंसती थी तो मैं जी पाता था। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, और मैं किसी और से निकाह करके इसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? सब बर्बाद हो गया है। ज़मारी कहते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। भाई आप इसकी नज़र में इसे धोखा दे चुके हैं, बेवफाई कर चुके हैं। आप प्लीज़ माँ को मायूस मत करें। शरिया की बात सुनकर ज़मान ने गर्दन मोड़कर शरिया की तरफ देखा। वो छोटा ज़रूर था लेकिन इसके अंदर ज़ब्त कमाल का था। कहाँ है ज़मार? अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया? अभी तक टाइम हो रहा है, हमें वहाँ हाल में पहुँचने में भी टाइम लगेगा। ज़मार बेग ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर शाम के 6 बज रहे थे। निकाह का टाइम 8 बजे का था। डैड आप बाकी सब के साथ जाएं, मैं और भाई को लेकर आता हूँ। शहरियार ने मुर्तज़ा बेग को कहा जो परेशानी में था, कहीं वक्त पर ज़मार कोई मसला न खड़ा कर दे। मैं आ गया हूँ, आप दोनों को मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शहरियार अभी क्या है कर ज़मार के कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि अपने सामने ज़मार को देखकर वहीं रुक गया था। वाइट कलर की शलवार कमीज़ और इस पर वाइट कलर की ही वास्कोट पहने, चेहरे पर वही बड़ी हुई दाढ़ी और वही एहसास से बागी चेहरे के तासरत लिए खड़ा था। मुर्तज़ा बेग ने और शहरियार ने ज़मार को देखते हुए एक दूसरे की तरफ देखा था। कल रात को ही तो ज़मार ने शहरियार से वादा किया था कि वो अपनी माँ के लिए शादी करेगा, लेकिन वो इसे निभा सकेगा या नहीं वो ये वादा नहीं कर सकता, और शादी
کے بعد اس کی لائف میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ شہریار نے معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے زمار سے وعدہ کر لیا تھا اور پھر مرتضیٰ بیگ کو جا کر بتا دیا تھا کہ زمار شادی کے لیے مان گیا تھا، لیکن اب اپنے نکاح پر اس خوشی کے موقع پر یوں سادہ سا لباس پہنے کھڑا تھا جس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ بھی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر شہریار زمار کی طرف بڑھا تھا۔ بھائی اتنا سادہ لباس، وہ جو میں شیروانی لے کر آیا تھا وہ نہیں پہنی آپ نے؟ شہریار کی بات پر زمار، جس کی آنکھیں ساری رات نیند نہ آنے کی وجہ سے سرخ تھی، اس نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا۔ اوکے اوکے، آپ اس میں بھی کمال لگ رہے ہیں، میرا بھائی ہے ہی اتنا پیارا۔ چلیں ڈیڈ، شہریار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور تینوں حسیب کے بتائے ہوئے ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انزا ڈارک میرون اور سی گرین کلر کا لہنگا پہنے، ہاتھوں پر زمار کے نام کی مہندی لگائے ہال میں آ چکی تھی۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی، اس لیے انزا برائڈل روم میں تھی۔ سب انزا کی تعریف کر رہے تھے۔ آج وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، آج تو تم کیمر ڈھا رہی ہو۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم دلہن بن کے اتنی پیاری لگو گی تو میں اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا۔ اذلان نے اندر آتے ہی انزا کو دیکھ کر کہا، تم نہیں سدھرو گے، میں بھابھی کو بتاتی ہوں۔ انزا جو پہلے سے گھبراہٹ کی شکار تھی، اذلان کے یوں طریق پر مزید گھبرا گئی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں تو بس یہ کہنے آیا تھا کہ اگر دلہا صاحب کچھ کہیں یا ڈانٹیں تو مجھے بس ایک مس کال کر دینا، پھر دیکھنا میں کیا حل کرتا اس کا۔ اذلان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ سچ میں تم ایسا کرو گے؟ انزا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سچ میں، اذلان نے مزید سینہ چوڑا کرتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی اور بھائی آپ؟ انزا کے منہ سے سنتے ہی اذلان بھیگی بلی کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جس پر انزا ہنس پڑی۔ ڈر گئے ہو نا؟ انزا کو ایسے ہنستا دیکھ کر اذلان بھی مسکرا دیا۔ ایسے ہی ہنستے رہنا، اوکے؟ اذلان اندر انزا کو ہی ریلیکس کرنے آیا تھا، جس کی شکل دیکھ کر ہی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ انزا حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ چلو میں اب چلتا ہوں، لگتا ہے بارات آ گئی ہے۔ اذلان مسکراتی ہوئی انزا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کاش انکل اور آنٹی زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بارات کو ریسیو کرنے باہر چلا گیا تھا۔ نکاح خوان آ گیا تھا۔ زمار اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر مکمل خاموشی تھی، نہ خوشی کے تاثرات تھے اور نہ ہی غم کی پرچھائی تھی۔ وہ وہاں موجود تو تھا لیکن ایک بت کی طرح، جس میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، مرتضیٰ بیگ نے زمار کی حالت کو دیکھتے ہوئے نکاح شروع کرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمار یہاں کوئی پرابلم کھڑی کر دے، وہ اپنے بیٹے کے الٹے دماغ کو اچھے سے جانتا تھا۔ زمار بیگ مرتضیٰ بیگ، آپ کا نکاح 5 لاکھ سکہ راشد الوقت حق مہر انزا عباسی بنت برہان عباسی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب بول رہے تھے اور زمار کی کانوں تک وہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے مہرش کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا، جو اس نے مہرش کا ہاتھ تھامے زندگی بھر ساتھ جینے اور مرنے کا سوچا تھا۔ زمار نے یہ یادگار دن مہرش کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اور وہ سارے خواب ایک پل میں چکنا چور ہو گئے تھے جب شہریار نے زمار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سوچوں سے واپس لایا تھا۔ زمار بیگ مرتضیٰ بیگ، آپ کا نکاح 5 لاکھ سکہ راشد الوقت حق مہر انزا عباسی بنت برہان عباسی کے ساتھ طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شہریار کے ہوش میں دلانے پر زمار اپنی حقیقی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر مرتضیٰ بیگ پر ڈالی، جو بے چین تو تھے لیکن پراعتماد بھی تھے۔ زمار کا دل چاہا کہ وہ یہاں سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے، یہاں بیٹھے ہر انسان کو اس تکلیف کا احساس ہو جو وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن شہریار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے زمار نے غصے کو ضبط کیا تھا۔ قبول ہے۔ زمار کے منہ سے قبول ہے کے الفاظ سنتے ہی جہاں سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، وہاں زمار اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ اس کے احساسات، اس کی محبت، اس کے خواب، وہ سب ایک لفظ قبول ہے نے ختم کر دیا تھا۔ وہ دل میں جس میں محبت تھی، اب اس میں نفرت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ان سب کے لیے نفرت، جس نے زمار کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ برباد ہونے سے بچ گیا تھا۔ زمار نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا، اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسے حسیب کے ساتھ ساتھ اذلان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ زمار کے چہرے کی خاموشی اور پھر ہاتھ کا زخم اذلان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے زمار کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اس پر مرتضیٰ بیگ نے کیا کچھ لکھوایا ہوا تھا، جو اس کے پاؤں کی بیڑی بننے والا تھا۔ نکاح خواں زمار کے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد انزا کے پاس چلا گیا تھا۔ انزا بنت برہان عباسی، آپ کا نکاح
5 लाख सिक्का राजतुल वक़्त ज़मार बेग वल्द मुर्तज़ा बेग के साथ तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये सुनते ही हंसा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। इसे तो ये रिश्ता दिलो जान से कबूल कर लिया था, लेकिन इसके दिमाग में महरिश का नाम बार बार आ रहा था। वो परेशान हुई, लेकिन साथ ही उसने मुस्बत में सर हिलाया। कबूल है। और ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू निकलकर निकाहनामे पर गिर गए थे। आज इसे अपने बाबा जान और माँ की याद आ रही थी। दुरक्षा ने आगे बढ़कर हंसा के कंधों पर अपने बाजू फैला दिए थे। रुखसती का वक्त हो गया था। हमजा साहब से मिलने के बाद अपनों की दुआएं लेते हुए अपने ढेर सारे ख्वाब समेटे जमार के कदम से कदम मिलाते हुए गाड़ी में बैठ चुकी थी। आज के लिए मैं आपका ड्राइवर हूँ, शहरियार ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। शहरियार, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, इतना भी हाथ जख्मी नहीं है मेरा, जमार ने कहा, लेकिन शहरियार पर कोई असर नहीं हुआ था। मजबूरन जमार को गाड़ी की पिछली सीट पर हमजा के साथ बैठना पड़ा था। वैसे भाभी, आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, शहरियार ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए माहौल को खुशगवार बनाते हुए कहा। आप मेरी यूनिवर्सिटी की ही हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी भाभी बन गई हैं। आई एम सो लकी। शहरियार ने हमजा को एक नज़र देखते ही पहचान लिया था कि वही लड़की है जिससे वो गुड बाय कहने आया था। शहरियार की बात सुनकर हमजा ने शहरियार की तरफ देखा, जो बैक मिरर से इसकी तरफ देख रहा था। हमजा को लगा कि वो अजलान जो घर छोड़ आई है, लेकिन यहाँ भी इसे एक और अजलान मिल गया था। अंजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी आंखें झुका ली थी। सब घर आ चुके थे। अंजा को घर के मुलाजमीन जो फीमेल थी, इसे जमार के कमरे में बेड तक बैठा दिया था। अंजा ने एक नज़र कमरे पर डाली। हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। कमरा काफ़ी कुशीदा था। कमरे का एक हिस्सा एक छोटा सा ऑफिस का लुक दे रहा था, जहाँ जमार अक्सर ऑफिस का काम मुकम्मल करता था। दूसरी तरफ कमरे को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था। बेड पर सफ़ेद गुलाब के फूल को रखा गया था, जिसकी समझ अंजा को नहीं आई थी कि शादी के दिन तो सुर्ख गुलाब होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद गुलाब क्यों। ये सोचते हुए अंजा ने बेड की बैग से टेक लगाई थी। टाइम अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। रात के 1 बज गए थे, लेकिन जमार अभी अभी कमरे में नहीं आया था। अंजा अपने हाथों में पहने कंगन को ठीक करते हुए गहरा सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली थी। माँ, काश आप मेरे साथ एक मर्तबा बात कर लेती तो आज ये सब कुछ ना होता। आपके जमार के साथ देखें, मैं आज टूट चुका हूँ। मेरे अंदर मेरी सारी ख्वाहिशात मर गई हैं। वो जमार अब वो नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको मायूस नहीं किया। प्लीज़ अब तो आप आंखें खोल दें। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी बात सुनना चाहता हूँ, आपकी गोद में सर रख कर अपने सारे गम भुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ उठ जाएं। जमार अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कह रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। जमार, तुम यहाँ हो, अपने कमरे में क्यों नहीं गए? मुर्तज़ा बेग सब मेहमानों के जाने के बाद कल के वलीमे के इंतजामात मुकम्मल करते हुए अपने कमरे में आया था। क्या अब अपनी माँ के पास बैठने के लिए भी आपकी इजाज़त चाहिए होगी? जमार ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा। नहीं, मेरी इजाज़त की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बेहतर यही है कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ और मुझे अपनी बीवी के पास बैठने दो। मुर्तज़ा बेग ने बात ही ऐसी कर दी थी कि जमार के पास आके जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। जमार शहनाज बेगम के पास से उठते हुए इसने शहनाज बेगम के माथे को चूमा और कमरे से बाहर आ गया था। अंसा, जो आंखें बंद किए बैठी थी, कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन सीधा होकर बैठ गई थी। इसकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। अपने होंठों को काटते हुए जमार के कदमों की आवाज़ सुन रही थी, जो इसकी तरफ से आने की बजाय ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई थी। अंसा ने नज़रें उठाकर जमार की तरफ देखा, जिसकी पुश्त इसकी तरफ थी, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी कलाई से घड़ी उतार रहा था। इसको तो मेरे पास आना चाहिए था, और ना ही कोई सलाम किया। ये सब क्या था? अंसा सोचते हुए इसने अपनी नज़रें फिर से झुका ली थी। जमार ने घड़ी उतार कर टेबल पर रखी और वास्कोट उतार कर अलमारी में रखते हुए बेड की तरफ मुड़ा। बेड के पास आते ही वो सीने पर हाथ बांधे खड़े अंजा को देख रहा था, जिसकी आंखों के साथ साथ थोड़ा सर भी झुका हुआ था। जमार ने यह देखते हुए एक तंज़ी अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और साथ ही अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। अंजा के पास बेड पर बैठते ही जहाँ जमार का खून खो रहा था, वही अंजा के दिल की धड़कन के साथ इसकी सांसों में भी हलचल पैदा हो रही थी। क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हारा चेहरा पकड़ कर तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ूंगा? क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हारा चेहरा पकड़कर तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ूंगा? हाँ, या ये सोच रही हो कि आज पहली रात में मैं तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करूंगा? तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। मैं मिस अंजा अब्बासी, तुम सिर्फ पेपर्स में मेरी बीवी हो, लेकिन हकीकत में तुम मेरे लिए एक बेकार वजूद हो, जिसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? जमाल ने ये कहते हुए अंजा का मुंह अपने
ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اوپر کیا، جس پر انزا جو کب سے سن رہی تھی پوری طرح کانپ گئی تھی۔ وہ جس کو اپنا سب کچھ مان کر آئی تھی، اپنا آپ سونپ دیا تھا، جو خواب سجا کر آئی تھی، زمان نے اسے 1 منٹ میں ہی تک سے ہوا میں اڑا دیے تھے۔ تم ایک قاتلہ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، میری محبت کا قتل کیا ہے تم نے۔ اگر تم نہ ہوتی تو آج اس جگہ پر میری محبت، میری زندگی موجود ہوتی۔ زمار بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی گرفت انزا کے چہرے پر مضبوط کر رہا تھا۔ انزا نے آنکھوں میں خوف لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمار کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹانا چاہا، لیکن زمار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ناکام ہو رہی تھی۔ یہ جو اتنا بن ٹھن کر تم بیٹھی ہو، اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسے حسن کو میں اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، اور آج تم یہاں بیڈ پر بیٹھ گئی ہو، اب دوبارہ بیٹھنے کی ہمت مت کرنا۔ گھر میں بہت سے کمرے ہیں، وہاں جاؤ اور مجھے اپنی دوبارہ شکل مت دکھانا، زمان نے کہتے ہوئے غصے سے انزا کو ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود فریش ہونے واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ انزا جو اپنا سانس لینا بھول گئی تھی، اس نے زمار کے جاتے ہی گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، اور جس بات کا وعدہ اس نے خود سے کیا تھا وہ کبھی نہیں روئے گی، آج ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا بند ٹوٹ چکا تھا، جو کسی طوفانی بارش کی طرح برس رہے تھے۔ روتے ہوئے جب انزا کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت نہ صرف اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے گھر پر ہی نہیں ہے، اسے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اسے ایسے خودغرض انسان کے لیے اپنے آنسو وہ نہیں بہائے گی جس نے اسے ایک دلہن سے ایک قاتلہ بنا دیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے اس نے جیسے پاؤں زمین پر رکھے، زمار واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو، اپنی منحوس شکل کیوں دکھا رہی ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے، زمار نے یہ کہتے ہوئے غصے سے انزا کو بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ انزا بامشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ زمار کی اس حرکت پر انزا نے اپنے آپ کو فوراً سنبھالا تھا۔ وہ ہر بات برداشت کرنے والوں میں سے تھی، لیکن اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کو کبھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ زمار نے تو اس کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیا تھا، تو وہ کیسے برداشت کر پاتی؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ خاموش رہی، اور انزا اپنے ساتھ لائے کپڑوں سے سوٹ کیس نکال کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو بیڈ پر ایک بھی گلاب نہیں پڑا تھا، اور زمار لائٹ بند کر کے آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ انزا نے یہ سب دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اگر آپ زمار بیگ ہیں تو میں بھی انزا بازی ہوں۔ آپ نے غلط لڑکی سے ٹکر لی ہے۔ آپ نے آج جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور میرے خوابوں کو توڑنے کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ انزا یہ کہتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی سائیڈ کا ٹیبل لیمپ آن کیا اور چادر کو اپنے اوپر لیتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ زمار نے جیسے ہی انزا کی موجودگی بیڈ پر محسوس کی، اس نے فوراً اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں نہیں رہو گی، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ زمار کی آواز اونچی تھی، جس پر انزا نے اپنا حلق تر کیا اور ہولے سے بولی، جی سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں اور بھی کمرے ہیں، لیکن مجھے یہاں ہی سونا ہے، کیونکہ مجھے یہاں سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اس گھر میں اتنے زیادہ کمرے ہیں، وہاں جا کر سو جائیں۔ انزا نے کہتے ہوئے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس نے زخمی شیر پر ایک اور وار کر دیا تھا۔ تم ایسے نہیں سمجھو گی، زمار نے یہ کہتے ہوئے ابھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آنے ہی والا تھا کہ انزا دوبارہ بول پڑی، اگر آپ نے مجھے دوبارہ ہاتھ بھی لگایا تو میں شور مچا دوں گی، تب آپ پورے گھر والوں کو بتاتے رہنا کہ آپ ایک رات کی دلہن کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ انزا کی بات سن کر زمار کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی اور غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ انزا ساری رات جاگتی رہی ایک انجان جگہ پر اور ستم گر کا ظلم سہ کر، کبھی وہ دائیں کروٹ لیتی اور کبھی بائیں۔ اس دوران فجر کی اذان انزا کے کانوں میں پڑی۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے درد سے بھاری سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ اف اللہ، اس درد کو کم کر دے جو میرے سر میں اور میری زندگی میں آیا ہے، اور مجھے حوصلہ دے۔ خود سے بات کرتے ہوئے انزا وضو کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انزا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں بیڈ خالی تھا۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ ایک بھیڑیا نکلا تھا جس نے اس کے خوابوں کو بری طرح نوچ ڈالا تھا۔ اس سے مزید بچنے کے لیے اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے انزا کب نیند کی وادی میں چلی گئی تھی، اسے بھی خبر نہیں ہوئی۔ صبح ہوتے ہی شہریار آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ آج اس کے ذمے بہت سے کام تھے۔ باہر گارڈن میں آتے ہی شہریار وہیں ٹھہر گیا تھا۔ بھائی آپ،
زمار جوگنگ ڈریس میں گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے پہلی بار دیکھا ہے تم نے؟ شہریار کو یوں حیران ہوتے دیکھ کر زمار نے کہا۔ نہیں، وہ مجھے لگا کہ آپ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ شہریار کا لہجہ حیرت سے ڈوبا ہوا تھا، جس پر زمار کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ آئی۔ اسی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے شہریار کی مزید ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مزید کچھ کہہ سکے۔ وہ وہیں خاموش کھڑا زمار کو اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ زمار جیسے کمرے میں آیا، اس کی نظریں بیڈ پر سوئی انزا پر پڑی۔ اسے رات کی وہ باتیں یاد آ گئی تھیں جو انزا نے اسے کہی تھی۔ کچھ زیادہ ہی بہادر ہے یہ، تمہاری یہی بہادری بزدلی میں نہ بدل دوں گا اور تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم اس گھر سے جانے پر رضامند ہو جاؤ گی۔ زمار یہ سوچتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں انزا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے رخسار کے نیچے رکھے پرسکون سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے یہ میڈم کیسے سکون سے سو رہی ہے؟ زمار جو ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا، اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کا جگ اٹھایا اور سارے کا سارا انزا کے چہرے پر اڈیل دیا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی پڑتے ہی انزا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا سانس وہیں رک گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں اسے ایک چبھن محسوس ہوئی تھی اور ساتھ ہی گہرے گہرے سانس لینے لگ گئی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے پھولے سانس کے ساتھ اس نے زمار کی طرف دیکھا جو اب واش روم جا چکا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اسے پہلی رات ایک قاتلہ کا لقب دیا گیا تھا اور اب یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو انکار کر دیتا۔ انزا سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہا تھا اور ابھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ جب اس نے خود کو نارمل کیا اور ریلیکس ہوتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹے، اس سے ساری صورتحال کی سمجھ آ گئی تھی۔ اتنے میں زمار واش روم سے نکل کر باہر آ گیا تھا اور اپنی اس جنگ کی پہلی جیت پر بہت مطمئن تھا جو اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زمار نے الماری کھول کر اپنے لیے رائل بلو کلر کی پینٹ اور آف وائٹ شرٹ نکالتے ہوئے تیرچی نگاہ سے انزا کی طرف دیکھا جو اپنا سر پکڑ کر ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ شرٹ کو باہر رکھے اسٹینڈ پر ہینگ کرتے ہوئے زمار شاور لینے چلا گیا تھا۔ زمار کے واش روم جاتے ہی انزا جو سر پکڑ کر بیٹھی تھی، اس نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ اچھا تو یہ بات ہے مسٹر زمار بیگ، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ آپ دیکھیں کہ میرے وار سے آپ کیسے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ انزا نے اپنے گیلے بالوں کا جوڑا بنایا اور جلدی سے کمرے میں رکھے اپنے سامان کی طرف بڑھی۔ تھا میک اپ کا سامان۔ بیگ کو جلدی سے کھولتے ہوئے وہ اس میں رکھے اپنے میک اپ کے سامان کو ڈھونڈ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مل گیا۔ میک اپ کے سامان سے انزا نے لپسٹک نکالی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے یکدم غصہ آیا تھا۔ انزا کی حالت ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ ابھی بارش میں نہا کر آئی ہو، لیکن اپنے غصے کو سر جھٹک کر سائڈ پر کیا اور سرخ رنگ کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی اور ساتھ ہی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے شادی کا پہلا گفٹ میری طرف سے، انزا نے کہتے ہوئے زمار کی ہینگ کی ہوئی شرٹ کی بیک پر 3 سے 4 جگہ اپنے ہونٹوں کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اپنی کارروائی مکمل کرتے ہوئے انزا جلدی سے بیگ سے اپنے لیے کپڑے نکال کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زمار شاور لے کر باہر آ گیا تھا۔ انزا جو واش روم کے دروازے پر ہی نظر ٹکائے بیٹھی تھی، زمار کے باہر آنے پر اس کی نظر یکدم زمار پر ٹک گئی تھی جو تولیے سے اپنے بالوں کو رگڑ صاف کر رہا تھا۔ رائل بلو کلر کی پینٹ پہنے وہ شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ زمار پر انزا کی جو نظر ٹھہری تھی، اس نے فوراً اپنا چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے پانی گرنے سے ٹھنڈ محسوس کر رہی تھی، اب اسے اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کی ایسی حالت زمار دیکھتا، انزا فوراً اپنے کپڑے اٹھائے شاور لینے چلی گئی تھی۔ زمار اس سب سے بے خبر تیار ہو رہا تھا کہ اس پر پلٹ کا وار ہو چکا تھا۔ آج سب نے ناشتہ ایک ساتھ کرنا تھا۔ مرتضیٰ بیگ نے انزا کے گھر والوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی تکلف مت کریں کچھ لانے کا، اور انزا ناشتے کے بعد آپ لوگوں سے ملنے آ جائے گی۔ مرتضیٰ بیگ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے زمار کوئی بات کر دے یا بدتمیزی کرے۔ زمار تیار ہو کر نیچے ناشتے کے لیے چلا گیا تھا۔ انزا بھی تیار ہو رہی تھی جب ملازمہ سے بلانے آئی تھی۔ زمار جیسے ہی نیچے اکیلا آیا، مرتضیٰ بیگ نے زمار کی طرف دیکھا۔ انزا کہاں ہے؟ تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ مرتضیٰ بیگ نے زمار کو کہا۔ آپ کی بہو ہے، پوچھ لیں کہ وہ کیوں نہیں آئی میرے ساتھ؟ زمار یہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ نواز مرتضیٰ بیگ اور زمار کے پاس ہی کھڑا تھا۔ شہریار سامنے والی کرسی پر بیٹھے ناشتہ کر رہا تھا جب انزا ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ انزا نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ آپ بیٹھو، مرتضیٰ بیگ نے بڑے پیار سے انزا کو بیٹھنے کا کہا تھا، جس پر زمار دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ واہ بھابھی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ شہریار کی بات پر انزا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔
जमार जो अपने इंतकाम में ही मगन था, इसने अंजा को एक नज़र भी गौर से नहीं देखा था। आज भी वो हल्के गुलाबी कलर के सूट में अपने हुस्न में इजाफा कर रही थी। तो बताएं फिर भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया? शहरियार की बात पर अंजा यकदम चूक गई थी। वहाँ जमार के चाय का घूंट वहीं रुक गया था। जमार ने शहरियार की तरफ आंखें सुखेरते हुए देखा, जो जमार को इग्नोर करते हुए अंजा को देख रहा था। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अंजा ने बाहर डालते हुए कहा। अंजा को अंदाज़ा नहीं था कि शहरियार इससे ये पूछेगा। वो इससे क्या बताती कि जमार ने क्या गिफ्ट दिया था। नफरत का हार इसके गले में पहनाया था और पानी का जग मुंह पर डेल दिया था। यही सोचते हुए अंजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जिस पर शहरियार ने मुस्कुराते हुए अंजा को देखा। मुर्तज़ा बेग ने दोनों की तरफ मुर्तज़ा बेग दोनों की तरफ देख रहा था कि आज पहले ही दिन ही एक दूसरे से इस तरह फ्री होकर बात कर रहे हैं। वो डैड, मैं आपको बताना भूल गया था कि अंजा भाभी मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। शहरियार के बताने पर मुर्तज़ा बेग ने मुस्कुराते हुए अंजा की तरफ देखा। ये तो अच्छी बात है। अंजा के लिए इस घर का माहौल अब अजनबी नहीं होगा। और जमार, नाश्ते के बाद अंजा को उसके भाई के घर ले जाना, मैंने कहा था इन लोगों से। मुर्तज़ा बेग ने जमार की तरफ देखा, जो अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुका था। मुझे ऑफिस में काम है, इतने दिनों से नहीं गया। शहरिया ले जाता है। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। सफ़र अच्छा गुजरेगा इनका। जमार ये कहते हुए कुर्सी से उठकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि शहरियार की हंसी निकल गई। जमार की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान को देखते हुए नवाज ने भी फ़ौरन अपना मुंह नीचे कर लिया था। जमार, माना कि तुम्हें ऑफिस जाने की जल्दी है, लेकिन शर्ट तो तब्दील कर लेते। मुर्तज़ा बेग की आवाज़ पर जमार के उठते हुए कदम वहीं रुक गए थे। इसने अपनी शर्ट को खींचते हुए देखा तो इसे लिपस्टिक के निशान नजर आए। जमान ने देखते हुए फ़ौरन अंजा की तरफ देखा, जो इसे सब सूरत हाल से बेनियाज होकर चाय पी रही थी। शहरिया ने अपनी हंसी को काबू में रखा हुआ था। जमान ने सब पर एक नज़र डाली। आज से पहले इसने कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी जितनी वो आज कर रहा था। अंजा बेटा, जाओ जाकर जमार को शर्ट दो। मुर्तज़ा बेग के कहने पर अंजा कुर्सी से उठकर जमार के पास आई, जो शर्म और गुस्से से मिले जुले तासुरात लिए खड़ा था। इसे भी समझ नहीं आ रही थी कि यह सब अंजा ने किस वक्त किया था। चलें, आपको शर्ट दे दूं, ये तो निशान पानी से भी साफ नहीं होंगे। अंजा ने पानी के लफ्ज़ को दबा कर कहा तो जमाल समझ गया था कि वो जिस फतह पर जश्न खुश हो रहा था, इसका रद्द अमल था जो इसकी पीठ पीछे वार किया गया था। नहीं, मैं खुद ले लूँगा। जमाल ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था। ऑफिस जाना तो जमार का बहाना था। वो घर से गाड़ी लेकर महरिश के घर की तरफ निकल गया था, लेकिन वहां जाकर भी इसे फिर से मायूसी हुई थी। आज भी फिरोज अली का घर बंद था। 1 घंटा वहां गाड़ी में इंतजार करते हुए जैसे ही जमार ने गाड़ी में सड़क पर लेकर गया था, पीछे से फिरोज अली अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ गया था। फिरोज अली को इस बात की खबर पहुंच चुकी थी कि जमार ने शादी कर ली, और इसे अंदाज़ा नहीं था कि मुर्तज़ा बेग इससे 2 हाथ आगे निकलेगा। दुबई में जब फिरोज अली को यह सब पता चला, इसने फ़ौरन टिकट बुक करवाई, और इस बात की खबर फिरोज अली ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैरिज को बताया था, कि जिस पर मैरिज को धचका लगा था। एक औरत होने के नाते वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जमार इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वो तो इसे रोता तड़पता देखना चाहती थी। जमार की शादी की खबर सुनकर जहाँ फिरोज अली बेचैन हो गया था, वहाँ मैरिज के अंदर बदले की आग मजीद भड़क उठी थी। वलीमे की तकरीब चल रही थी। मुर्तज़ा बेग ने वलीमे का इंतज़ाम बड़े पैमाने पर किया था। बिजनेस कम्युनिटी की हर फर्द की फैमिली वहाँ मौजूद थी। जमार भी सबसे मिलकर एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। वो इस तकरीब में कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे बिजनेस कम्युनिटी में इसका नाम खराब हो। अंजा के घर वाले आ गए थे। अंजा ने बड़ी महारत के साथ सुबह भी और अब भी सब कुछ अपने घर वालों से छुपा लिया था। ये जंग इसकी और जमार की थी। वो नहीं चाहती थी कि पहले दिन ही वो सबके सामने अपने रिश्ते को लेकर जमार के और अपने घर वालों को परेशान करे। इसलिए अंजा ने अपने दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट का खौल चढ़ा लिया था। जमार सबसे पहले आकर स्टेज पर सोफे पर बैठ गया था, जहाँ हसीब और अजलान शहरियार के साथ बैठे थे और दरख्शां अंजा के पास बैठी थी। जमार अभी बैठा ही था कि इससे सामने ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़े, हाथ में फूलों का गुलदस्ता पकड़े महरिश अपनी तरफ आती दिखाई दी। महरिश, जमार के मुंह से बेख्तियार महरिश का नाम निकला, जिसे सुनते ही अंजा ने फौरन सामने की तरफ देखा। वो नाम तो पहले भी जमार के मुंह से सुन चुकी थी, अब इसने महरिश को अपनी आंखों के सामने देख लिया था। अच्छा, तो ये वो महरिश है जिसकी वजह से आज मैं एक मोहब्बत की कातिला बन चुकी हूँ। अंजा ने महरिश को आते हुए देखकर दिल में सोचा। जमार और अंजा की आंखों जमार की और अंजा की आंखों का तान करते हुए शहरियार, जो हसीब से बात कर रहा था, इसने मैरिज की ओर देखा तो उसका रंग यकदम उड़ गया था। शहरियार ने फौरन अपने डैड की तरफ देखा, जिसने शहरियार को आंखों से खामोश होने का इशारा किया था। मुर्तज़ा बेग को अंदाज़ा था कि फिरोज अली को जब ये खबर पहुंचेगी तो वो चुप रहने वाला नहीं है, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बेटी को मोहरा बनाकर भेजेगा। कैसे हो जमार?
सोचा तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आज हो, तुमने तो बुलाया ही नहीं था। मैरिज के यूं इतने पूरे तमाद होकर बोलने पर जमार उठ खड़ा हुआ था। इसने फूलों का गुलदस्ता ज़मीन पर फेंकते हुए मैरिज का बाजू पकड़ा और सब लोगों की मौजूदगी में से इसे हाल से बाहर ले आया था। अंसा सब देखते हुए इसने अपने होंठों को दांतों तले दबाया था। जमार ने इस बात की परवाह किए बगैर कि इसके घर वाले मौजूद हैं वो क्या सोचेंगे, वो इस तरह मैरिज का हाथ पकड़े से कैसे बाहर लेकर जा सकता था। अंसा को समझ नहीं आ रही थी कि वो भाई और भाभी और अजलान को कैसे समझाएगी, लेकिन इस सब सूरत हाल को तो इसी ने ही हैंडल करना था। आए हुए सब मेहमान जमार को ही देख रहे थे। शहरियार भी यकदम उठ खड़ा हुआ था। ये कौन थी? दरख्शा ने शहरियार की तरफ देखते हुए कहा। मुर्तज़ा बेग जल्दी से स्टेज की तरफ आया आया था कि वो अंजा के घर वालों को समझा सके। इससे पहले शहरियार कुछ कहता अंजा बोल पड़ी। वो भाभी ये जमार की बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी हैं, बस इनमें काफ़ी अरसे से लड़ाई हो गई थी। इसी बात पर जमार नाराज़ था और शादी पर अभी नहीं बुलाया था। जमार ने मुझे सब बता दिया था, इसलिए परेशान मत हो। आपको तो पता है कि दोस्ती कितनी अनमोल होती, जैसे अजलान से मेरी है। अंसा ने अपनी कामती आवाज़ को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। जमार की सरकत पर इसका वजूद बुरी तरह काम गया था। जमार था तो इसका शोहर, और अपने शोहर को यूं किसी और लड़की का हाथ पकड़ते हुए अंसा की आंखों में आंसू का तूफान बाहर आने को मजा रहा था, लेकिन वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करवा सकती थी। अंसा की बात सुनकर जहाँ दुरक्षा खामोश हो गई थी, वहाँ मुर्तज़ा बेग ने अंसा की तरफ देखा था। आज इसे अपने फैसले पर फख्र महसूस हो रहा था। शहरियार अजलान और हसीब को बाकी मेहमानों से मिलवाओ। शहरियार अजलान और हसीब को बाकी मेहमानों से मिलवाओ। मुर्तज़ा बेग ने भी माहौल को तब्दील किया था। शहरियार अजलान और हसीब को लेकर मेहमानों की तरफ चला गया था, लेकिन अजलान को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने अंसा की तरफ देखा, जिसने अजलान को आंखों से खामोश रहने का इशारा किया था। नरक्षा अब अंसा के पास बैठ गई थी, लेकिन अंसा की नज़रें बाहर की जानिब थीं। हाथ छोड़ो मेरा जमार। बाहर आते ही मैरिज ने जमार के हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दिन रात तुम्हारे घर के बाहर गुजारे कि शायद तुम अब वापस आ जाओ। कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। क्यों कर रही हो तुम मेरे क्यों कर रही थी तुम ऐसा मेरे साथ? जमार ने मैरिज के बाजू को दबोचते हुए कहा। कॉल्स तो कॉल तो मैंने भी की थी तुम्हें जमार। मैरिज ने एक झटके से जमार का हाथ अपने बाजू से अलग किया, जिस पर जमार की आंखों में हैरत आ गई थी। आज पहली बार मैरिज ने इसे तुम कहकर मुखातिब किया था और इस लहजे में बात की थी। तुम्हें पता है कि मेरे लिए वो वक्त गुजारना कितना मुश्किल था जब तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने कहा था तुम्हें कि मेरा भरोसा मत तोड़ना, लेकिन तुमने वही किया। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा हुई। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ तुम्हारी इस हरकत से मुझ पर क्या गुजरी है? मैरिज अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मैरिज मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी भी रूह काम गई थी जब मैंने नकारामे पर दस्तक किए थे, और ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं इंतज़ार करता रहा तुम्हारा। मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुम्हारे घर गया, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैं इंतज़ार करता रहा सारी रात सारा दिन। जमार अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था कि मैरिज ने हाथ के इशारे से इसे बोलने से रोक दिया था। बस जमार, बहुत हो गया। किस इंतज़ार की बात कर रहे हो? तुम्हारा ये इंतज़ार कोई मायने नहीं रखता। तुम तो सब्र भी नहीं कर सके, और देखो करवा ली तुमने शादी। तुम्हें तो मेरी जुस्तजू थी, मेरी तमन्ना थी, मुझसे मोहब्बत थी, मुझे हासिल करने का जुनून था, मुझे पाने की ज़िद थी। लेकिन जब मेरी मोहब्बत को तुम्हारा नाम मिलने वाला था तो तुमने अपना नाम किसी और औरत के साथ जोड़ दिया। मेरी मोहब्बत, मेरा हक किसी और औरत को दे दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर होगी। तुम कुछ दिन भी सब्र नहीं कर पाओगे। जमार, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मैरिज ये कहते हुए जाने के लिए मुड़ी थी कि जमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा कि मुर्तज़ा बेग की आवाज़ पर जमार के हाथ वहीं रुक गए थे। जमार, बहुत हो गया, अब अंदर आ जाओ, कल कर लेना बाकी की बातें। मुर्तज़ा बेग की आवाज़ पर महरिश ने गर्दन मोड़कर मुर्तज़ा बेग को देखा और फिर जमार को, और साथ ही आंखों में नमी लाते हुए वहाँ से चली गई थी। वलीमे की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। सब मसनूई मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को अलविदा कर रहे थे, लेकिन सब में जमार कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैरिज के जाने के बाद तो वो भी हाथ से चला गया था। मोबाइल इसका बन जा रहा था। शहरियार और अंजा ने मुश्किल से सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया था। जहाँ दरक्षा का गुस्सा सबको नजर आ रहा था, वहाँ बातों बातों में हसीब ने मुर्तज़ा बेग से भी शिकवा किया था। बस अजलान था जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश था। वो जानता था कि यहाँ पर वक्ती गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जमार से मिलकर इससे बात करना चाहता था। अंजा ने दुरक्षा और हसीब को यकीन दहानी कराई कि ऐसा मसला नहीं है, और एक दो दिन तक आने का भी कह दिया था, जिस पर दोनों ना चाहते हुए भी खामोश हो गए थे। सब मेहमानों के जाने के बाद शहरियार अंजा और मुर्तज़ा बेग के साथ घर आ गए थे। अंजा की खामोशी और इसके चेहरे पर आई उदासी की वजह से रास्ते में किसी ने अंजा से बात नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे कि मामला मज़ीद बिगड़ जाए।
अब मुर्तज़ा बेग को भी परेशानी थी कि हालात मरीज मज़ीद ख़राब ना हो जाए। घर आने के बाद मुर्तज़ा बेग अपने कमरे में चला गया था। अंजा भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बस शहरयार को बेचैनी थी कि वो अंजा के दिमाग में चलने वाली सोचों को किस तरह ख़त्म कर दे और ये भी पूछे कि इसे कैसे महरिश के बारे में पता था। रात के 11 बज रहे थे। अंजा कपड़े तब्दील करके किचन की तरफ आ गई थी। मैम, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं बना देती हूँ। अंजा ने किचन में कदम रखा। पीछे से मुलाजमा की आवाज़ आई। अंजा ने गर्दन मोड़कर मुलाजमा की तरफ देखा। शुक्रिया, मैं चाय बनाने आई हूँ, वो मैं खुद बना लूँगी, अंजा ने कहा और चूल्हे पर पानी रख दिया था। इससे पहले मुलाजमा फिर से मना करती, शहरयार ने इसे चुप रहने का कहकर जाने का कह दिया था, क्योंकि बेग मैशर में पहली बार ऐसा हुआ था कि घर के मालकान में से कोई किचन में आया था। इसलिए मुलाजमा अपनी जॉब का सोचकर घबरा गई थी। भाभी, क्या मेरे लिए भी एक कप बना देंगी चाय? मुझे भी काफ़ी तलब हो रही थी। शहरयार, जो अभी भी फंक्शन के पहने हुए कपड़ों में था, बस कोट इसने उतार उतार दिया था और शर्ट की आस्तीनों को कोने तक फोल्ड किया हुआ था, किचन में आते ही इसने कहा। शहरिया की आवाज़ पर अंजा बोलते पानी को देखते हुए अपनी सोचों में घूमती यकदम चूक गई थी। मैंने आपको डरा तो नहीं दिया क्या? शहरिया चलते हुए अंजा के पास आकर खड़ा हो गया था। इसने किचन शेल्फ के साथ टेक लगाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, चाय मीठी पीते हो या चीनी के बगैर? अंजा ने पानी में पत्ती डालते हुए कहा। जैसे आप बना दें वैसे पी लूँगा, मैं नखरे करने वालों में से नहीं हूँ, शहरियार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो चीनी के बगैर पीती हूँ। अंजा की बात पर शहरियार हंस पड़ा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अंजा ने सीने पर हाथ रखते बांधते हुए कहा। वो इसलिए कि आपकी और भाई की एक की आदत एक जैसी है, वो भी चीनी के बगैर ही चाय और कॉफ़ी पीते हैं। शहरियार की बात पर अंजा ने फीकी मुस्कुराहट दी, जैसे शहरियार ने नोट कर लिया था। आप भाई की वजह से परेशान हैं? शहरियार की बात पर अंजा ने कोई जवाब नहीं दिया था। कप निकालते उसने चाय दोनों कप में डाली। क्या तुम मुझे महरिश के बारे में बताओगी और अपने भाई के बारे में भी? अंजा ने चाय का कप शहरियार के सामने रखते हुए कहा। इस चाय का बिल तो बहुत ज़्यादा है फिर, शहरियार ने कान के पीछे खुजली करते हुए कहा। वो जो अंजा से महरिश का पूछने आया था, अंजा ने उल्टा इससे पूछ लिया था। सोच लो फिर, अंजा ने कप पीछे किया। मंजूर है, लेकिन इसमें 2 चम्मच चीनी के भी डाल दें। शहरियार ये कहते हुए हंस पड़ा, जिस पर अंजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों अब घर की बालकोनी में खड़े थे, जहाँ शहरिया ने जमार की सारी कहानी अंजा को बता दी थी और साथ ही अपनी माँ के बारे में भी, कैसे इनको गोली लगी, वो कोमे में चली गई थी और जमार को इस वक्त जो हालत थी, इसमें महरिश ने इसका कैसे साथ दिया था। शहरियार की सारी बात सुनकर अंजा काफ़ी हद तक समझ गई थी कि जमार महरिश के लिए इतना पागल क्यों था। शहरियार, क्या मुझे आंटी से मिलने की इजाज़त लेनी होगी या मैं कभी भी इनके कमरे में जा सकती हूँ? अंजा की बात पर शहरियार ने हैरत से अंजा की तरफ देखा। भाभी आप आज इतनी भोली हैं क्या? भाभी आप क्या सच में इतनी भोली हैं क्या? आप इस घर में अपनी पोजीशन समझे, आप बेग फैमिली की बड़ी बहू हैं, आपको हर तरह की इजाज़त है। अगर कोई भी आपकी बात नहीं मानता तो मुझे बताएं, मैं 1 मिनट में से ठीक कर दूंगा, शहरिया ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। हंसा को एक लम्हे के लिए लगा कि इसके सामने अजलान खड़ा है जो सीने पर हाथ बांधे इससे ये सब कह रहा था। यही सोचते हुए हंसा की आंखों में नमी आ गई थी। ठीक है, मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है। हंसा को लगा था कि अगर मैं मज़ीद रुकूंगी तो उसका जवाब दे जाएगा। शहरियार से इसने जो मालूम करना था वो कर चुकी थी। ये मैं ले जाता हूँ, शहरियार ने दोनों खाली चाय के कप पकड़ते हुए कहा और दोनों अंदर की जानिब चले गए। अंसा आज भी अपने कमरे में अकेली थी। आज इस घर में इसका दूसरा दिन था और जिस खुशियों की तमन्ना लिए उसे घर में आई थी, इससे वो इसे कोसों दूर दिखाई दे रही थी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन जमार का कोई अता पता नहीं था। अंसा ने अपने मोबाइल से जमार को कॉल करना चाहिए, लेकिन इसका नंबर आगे से बिजी था। अंसा को इस बात का नहीं पता था कि हसीब तो जमार का नंबर इसके मोबाइल पर ब्लॉक कर चुका था, एक अनजान नंबर समझकर। मोबाइल को साइड टेबल पर रखते हुए अंसा बेड पर लेट गई थी। फजर के वक्त इसकी आंख खोली तो उसने बेड की दूसरी जानिब देखा तो जमार नहीं था। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर आई तो उसे किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मैम, आप इस वक्त? मुलाजमा ने अंजा को दोबारा किचन में देखते हुए कहा। हाँ, वो मैंने पूछना था कि अंजा सोच में पड़ गई थी कि मुलाजमा से पूछे या ना पूछे। जी मैम, क्या पूछना था? मुलाजमा ने सोच में गुम खड़ी अंजा को देखकर कहा। वो मैंने ही पूछना था कि जमार साहब नमाज पढ़कर आ गए हैं या बाहर गार्डन में हैं? अंजा को इस वक्त यही बात जहन में आई थी। नहीं मैम, मुझे नहीं मैम, मुझे तो घर में नज़र नहीं आया, मैं सब कमरों की सफाई की इजाज़त लेने गई थी
तो वो कहीं नहीं थे। मुलाजमा ये कहकर अपने काम में बिजी हो गई थी। अंजा मायूस होकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। कहाँ जा सकते हैं, कहीं उन्होंने इस लड़की के साथ तो रात नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं अंजा, ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेड पर लेटते हुए अंजा खुद के अंदाजे लगाते हुए और खुद ही इसका जवाब देते हुए अपने आप को तसल्ली दे रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे जब इसकी आंख खुली। आंखें खोलते ही अंजा यकदम चुप गई थी। इसका एक हाथ जमार के सीने पर था जो गहरी नींद सो रहा था। ये कब आए और मैं इस तरह। अंजा फौरन बेड से उठते हुए खड़ी हो गई थी। इसकी दिल की धड़कनें यकदम तेज हो गई थी। इसने सोते हुए जमार पर एक नज़र डाली जो सोते हुए भी अपनी पुरसरार शख्सियत से अंजा के दिल को नरम कर रहा था। अंजा ने फौरन अपना सर को झटका। अंजा होश में आओ, क्या कर रही हो, ये वही भेड़िया है जिसने कल तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया था। अंजा खुद को संभालते हुए फ्रेश होने चली गई थी। जब फ्रेश होकर बाहर आई तो जमात तब भी सो रहा था। अंजा ने आगे बढ़कर जमार के ऊपर लिए हुए कंबल को ठीक किया और नीचे नाश्ते के लिए चली गई थी। भाभी भाई आ गए थे क्या, शहरिया ने नाश्ता करते हुए कहा। हाँ आ गए थे, लेकिन अभी तक सो रहे हैं, अंजा ने ब्रेड का नवाला लेते हुए कहा। भाई उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। शहरियार बात करके चुप कर गया था। अंजा ने आंखें सुखेड़ते हुए शहरियार की तरफ देखा और इसका मतलब समझ गई थी। शहरियार, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ऑफिस से देर हो रही है, मुर्तज़ा बेग ने आते हुए कहा, जो वो नाश्ता पहले ही कर चुका था। बस डैड हो गया। शहरियार ने कुर्सी से उठते हुए चाय का आखिरी घूंट लिया था। अंजा, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। शहरियार का आज पहला दिन है ऑफिस में, अगर किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना और अपना ख्याल रखना। मुर्तज़ा बेग अंजा को कहते हुए शहरियार के साथ ऑफिस के लिए निकल गया था। अंजा ने भी नाश्ता कर लिया था और अपने कमरे में जाने लगी थी। सामने से मुलाजमा हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े जमार के कमरे की तरफ जाने लगी थी। ये जमार साहब के लिए है क्या, अंजा ने पूछा। जी मैम, मुलाजमा ने मुख्तसर जवाब दिया। ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। अंजा ने कॉफ़ी का कप मुलाजमा के हाथ से लिया और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। जमार उठ चुका था। फ्रेश होकर वो शीशे के सामने खड़े अपनी शर्ट के कप के बटन बंद कर रहा था। तब अंजा कॉफ़ी के कप के साथ अंदर दाखिल हुई थी। जमार को अंदाज़ा हो गया था कि अंदर आने वाली अंजा ही है, क्योंकि मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करके आते हैं क्योंकि मुलाजिम दरवाज़ा नॉक करके आते हैं। ये आपकी कॉफ़ी। अंजा आगे बढ़कर टेबल पर कॉफ़ी का कप रखने ही वाली थी कि जमार ने अंजा का बाजू मजबूती से पकड़ते हुए इसे वहीं रोक दिया था। तुम्हें किसने कहा कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, जमार ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। क्यों, मैं नहीं ला सकती आपके लिए कॉफ़ी, आपकी बीवी हूँ मैं, अंजा ने अपना हलक तर्क करते हुए कहा। और रियली मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि जो रिश्ते ज़बरदस्ती किसी पर थोप दिए जाएं वो कभी रिश्ते कहलाने के लायक नहीं होते, समझी। और आइंदा मेरे सामने यूं मशर की बीवी बनने का दोबारा सोचना भी मत। जमार ये कहते हुए बेड की तरफ मुड़ा जहाँ पर इसने अपना कोट रखा था। तो फिर मेरी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, वो भी मुझे बता दे मिस्टर जमाल बेग। अंजा को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा तो तुम्हें अपनी अहमियत जाननी है तो सुनो, तुम्हारी औकात मेरे सामने मेरे पालतू कुत्ते के बराबर भी नहीं है, जिसकी फिक्र मुझे दिन में कई बार आती है कि किसी ने इसे खाना दिया होगा कि नहीं। अब समझ आ गई तुम्हें कि कुछ और भी कहूँ। और ये भी सुन लो कि तुम कभी मेरी बीवी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम मरो या जियो। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, इसने बोलते हुए अपने सीधे हाथ की उंगली को इसकी कनपट्टी पर जोर से रखते हुए कहा, जिससे वो काम गई थी। मैं तुम्हारा यहाँ जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारा अपना सांस बंद होता महसूस होगा, और इस घुटन में या तो तुम मर जाओगी या यहाँ से चली जाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं वादे पूरे करता हूँ। जमार ये सब कहता हुआ तेज कदमों के साथ बाहर निकल गया था। अंजा हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े खड़ी थी, जो कब की ठंडी हो चुकी थी। ऐसे ही इसका वजूद भी सर्द पड़ गया था। आज वो इसकी अना, इज्जत, मोहब्बत सब अपने पांव तले रोनते हुए चला गया था। इसके हाथ से कप गिर गया था और वो खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ी थी। आंखों में जो आंसू थे वो बर्फ़ की तरह जम गए थे। वो जाती तो कहाँ जाती। एक लम्हे के लिए से लगा कि वो तपती ज़मीन पर नंगे पाँव खड़ी है और कहीं भी साया नज़र नहीं आ रहा जहाँ वो इस तपिश से बच सके, इसकी रूह को इसकी रूह को जला रही थी। आज इसने इस शख्स के हाथों अपनी इज्जत नफ्स को जलील होता देखा था, जिस पर वो एतबार कर बैठी थी, जिसको इसने अल्लाह के सामने अपना सब कुछ मान लिया था। वो इसे एक जानवर से भी बदतर समझता था।